पाकिस्तान में पहली मर्तबा बायोगैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक बहुत ही शानदार किस्म का प्रोग्राम है। केटल कॉलोनी से लेके सदर तक जो है ना एक रेड लाइन आनी है और वहाँ पे गैस स्टेशन बननी है और गैस स्टेशन में वही होगी जो सिर्फ और सिर्फ गैस जो ढंग से पैदा की जाएगी। फार्मर्स को एक एडिशनल इनकम मिल रही है। गैस स्टेशन पे भी जाएगी, उसके अलावा उससे आप पावर हाउस भी पर चला सकते हैं। कम से कम केटल कॉलोनी को ये बिजली चाहिए वहाँ से मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। देखिए, बीआरटी रेड लाइन एक बड़ा मंसूबा है और इस बड़े मंसूबे के लिए पाकिस्तान में पहली मर्तबा बायोगैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बायोगैस होती क्या है, इसको पाकिस्तान किस तरीके से बनाएगा, किन्होंने मशवरा दिया और अब बायोगैस के लिए जो है वो जो ज़मीन है उसकी अराजी भी दे दी गई है और वहाँ पर एक बड़ा प्लांट लगाया जाएगा। गायें भैंसें के जो गोबर होते हैं वो क्या किरदार अदा करेंगे। देखिए, बीआरटी रेड लाइन एक बड़ा मंसूबा है जो यूनिवर्सिटी रोड पर बन रहा है। यहाँ तक कि ये पूरा मॉडल कॉलोनी से लेके 27 किलोमीटर का मंसूबा है। मॉडल कॉलोनी से जो शुरू होगा तो नुमाइश पर जाकर इसका इख्तिताम होगा। बेशुमार इसकी जो है वो रेड कलर की बसें मंगवाई जाएंगी जो कि इंपोर्ट की जाएंगी और उन बसों को चलाने के लिए तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि उन बसों को गैस के जरिए चलाया जाएगा और ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा होने जा रहा है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइव स्टॉक के दफ्तर में जो कि एक बड़ी जगह है, बड़ी सरसब्ज जगह है, बड़ी हरियाली है यहाँ पे। आइए चलते हैं डीजी लाइव स्टॉक सिंध नज़ीर हुसैन कल्होड़ो साहब से बात करते हैं कि वो इस पूरे प्लांट और इस पूरे बायोगैस के हवाले से क्या कहते हैं और ये कितना कारआमद साबित होगा बीआरटी रेड लाइन के लिए। और भी सारी चीज़ें उनसे जानेंगे, चलिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डीजी लाइव स्टॉक सिंध नज़ीर हुसैन कल्होड़ो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, माशाल्लाह से हम देख रहे हैं कि बड़ी जो है वो डेवलपमेंट देखने को नज़र आ रही है। लाइव स्टॉक वो महकमा है जिसको हर कोई नज़रअंदाज करता है और पब्लिक भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती इस महकमे में, लेकिन पब्लिक का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो सर, सबसे पहले तो मैं बायोगैस के हवाले से बात करूँगा। आप लोगों का, आपका डिपार्टमेंट का और दीगर लोगों का बड़ा अहम किरदार रहा है इसमें। तो बायोगैस से पाकिस्तान में पहली मरतबा बनने जा रही, कैसे ये ख्याल आया कि गाय के भैंसों के गोबर को इस्तेमाल करके बड़े प्रोजेक्ट में इस्तेमाल में लाया जाए? हमारे पास कोई जो लाडी केटल कॉलोनी है वहाँ पे 4 लाख के करीब जानवर हैं बड़े। अब उसका जो फुजला है, जो डंग है, वो इतना प्रोड्यूस होता है और वो सारा का सारा समंदर में बहाया जाता है। उससे जो समंदर का बायोटा है वो भी अफेक्ट हो रहा था और दुनिया भी इसमें तशवीश दिखा रही थी। वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट में इसको मेंशन किया गया था कि ये बहुत गलत हो रहा है। इतनी कुदरत की नेमत है कि अगर सिर्फ इसी को प्रोसेस किया जाए तो मैं समझता हूँ हमारी जो खाद की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रिए ना सिर्फ इस केटल कॉलोनी में जितनी हमारी केटल कॉलोनी है, तो 20 से 25% हमारी खाद की जो हम इंपोर्ट करते हैं, इतना खर्चा लगाते हैं, वो भी पूरी हो जाएगी। और गैस तो आपको देखें कि आजकल नायाब हो रही है। तो कम से कम ये जो घरों के अलावा बाकी फालतू गैसेज हैं, छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री हैं, उनको अगर हमें गैस सप्लाई करनी है तो एक सस्टेनेबल और नेचुरल जो गैस है इसका कोई लायामल, इसका कोई नेमल बदल नहीं बन सकता। तो सिंध गवर्नमेंट ने फिर कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज़ को पीपीपी यूनिट के तहत कुछ इनवाइट किया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, और फिर एक कंसीव हुआ एक प्रोजेक्ट जिसको बीआरटी कहते हैं, रेड लाइन। और उसके अंदर केटल कॉलोनी से लेके सदर तक जो है ना एक रेड लाइन आनी है और वहाँ पे गैस स्टेशन बननी है और गैस स्टेशन में वही होगी जो सिर्फ और सिर्फ गैस जो ढंग से पैदा की जाएगी। ढंग से गैस पैदा करने से 3 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि गैस भी आपको मिल रही है, दूसरा जो मैन्यूअर है, जो डिकम्पोज है, वो आपके लॉन, पार्क और उसके अलावा हॉर्टिकल्चर और क्रॉप के लिए इतना बेस्ट है कि इसका कोई यूरिया या डीएपी से कोई आप मुआवजा नहीं कर सकते, इतना फ़ायदेमंद है। तीसरा ये कि उसकी एक बाय प्रोडक्ट है जो उसका जूसेस और ड्रिंक्स बनती है, उसमें वो उसकी गैस यूज़ होती है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही शानदार किस्म का प्रोग्राम है। छोटे लेवल पे कुछ फार्मर कर रहे थे, बुखारी फार्म्स वाले, कुछ और भी, लेकिन यह है कि बड़े पैमाने पे ये पहली मरतबा कराची में होने जा रहा है और मैं समझता हूँ ये बहुत खुशाइंद है। और हम जो एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, खाम में डंग को, इतनी सारी रिसोर्स को हम ज़ाया कर रहे थे, ये हमारे लिए एक गनीमत साबित होगा। सर, हम देखते हैं कि बसों को चलाने के लिए ज़्यादातर तेल इस्तेमाल करते हैं। अब चूँकि ये एक बड़ा मंसूबा है और इसके ऊपर हुकूमत सिंध भी आप लोगों के साथ है और आप लोग भी अब बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो निचले जो लोग हैं, जो हम फार्मर्स को देखते हैं अक्सर परेशान रहते थे, तो अब उनके दरमियान कोई खुशी की लहर है कि जो चीज़ बेस्ट हो रही है? जो एसोसिएशन से या फार्मर्स हैं वो तो खुशी की लहर है, क्योंकि रीज़न उसका ये है कि केटल कॉलोनीज लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, उनको मैनेज करती है।
इशू ये है कि वो उसको डंग को प्रॉपर उठा के कहीं पे डंप करना बड़ा इशू था उनके लिए। तो अब अगर एक कंपनी आ रही है वो इस पूरे डंग को उठाएगी, वहाँ पे गैस भी प्रोड्यूस करेगी, गैस स्टेशन पे भी जाएगी, उसके अलावा उससे आप पावर हाउसेज भी पर चला सकते हैं, कम से कम केटल कॉलोनी को जो बिजली चाहिए वहाँ से मिल सकती है। दूसरा ये है कि जो फार्मर्स को एक एडिशनल इनकम मिल रही है। अब पहले तो डंग उठाने के लिए पैसे घर से देने पड़ते थे, अब ये है कि डंग को उठाने के लिए लोग भी आ रहे हैं और उल्टा आपको पैसे मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक एडिशनल इनकम सोर्स होगी फार्मर्स के लिए, और ये बहुत ही टाइमली डिसीजन हुआ है और इसको हम बिल्कुल वेलकम करते हैं। सर एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो बैस कॉलोनी के अतराफ़ की जितनी भी आबादी थी वो सांस के मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला हो रही थी, क्योंकि जब गोबर सूखता है तो फिर हवा की सूरत में फिर नाक के अंदर जाता है, तो फिर एक बड़ा मसला था, बीमारी फूट पड़ी थी। तो ये चीज़ें भी मेरे ख्याल है कि कमी हो जाएगी इसमें भी। हाँ, हाइजेनिक तो है। देखिए डंग इतना रिच है, उसके अंदर जो है ना 30% 40% आप एनर्जी निकाल देते हो, बाकी तो उसमें पड़ी होती है। तो बैक्टीरिया ग्रोथ और बाकी जो है ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रोथ, तो ये अच्छा एक बड़ा कल्चर बन जाता है कंटामिनेशन का भी, और उसके अलावा डिजीज़ के सोर्स का भी, और उसके अलावा भी यानी ताफुन उठता है, स्मेल होती है उससे। तो ज़ाहिर सर मैं एक चीज़ की ज़रूर बात करूंगा। देखिए मैं नज़ीर हुसैन कलोड़ो साहब की इसलिए तारीफ़ करूंगा, एक ऐसी वबा फूटी थी जो भैंसों में और गायों में शायद लंपी स्किन के नाम से आई थी, तो लोग बड़े परेशान हो गए थे, दूध पीना लोगों ने छोड़ दिया था, बच्चों को देना छोड़ दिया था, और दूध वाले बड़े परेशान हो गए थे कि ये हो क्या गया है। तो उसको सिंध में कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी वैक्सीन है जाती, वरना ज़्यादातर हम इंपोर्ट करवाते हैं। माशाल्लाह सर हम अपने लोगों को तरजीह नहीं देते, हम कोशिश करते हैं कि बाहर से कुछ मंगवा लें। तो माशाल्लाह से आपके डिपार्टमेंट ने, आपने मिलकर बड़ा एक अहम किरदार अदा किया, उस सिंध में ये लंपी स्किन के ऊपर जो वो कंट्रोल हुआ, और अब माशाल्लाह से लोग दूध भी ले रहे हैं, आराम से ले भी ले रहे हैं, तो उनको खौफ जहन में नहीं है। सर इसके बारे में क्या कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी? हमारे लिए जो है ना ये एक नई वबा थी और बाकी दुनिया में मौजूद थी, ईस्ट यूरोप में भी, रशिया में भी, चाइना में भी, इंडिया में भी हम बचे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं थे खुदा न ख्वासा ये, क्योंकि मच्छर के थ्रू फैल रही है, तो वो या इंडियन बॉर्डर से आया या कोई एनिमल स्मगल हुए या ट्रैवल हुआ और हमारे पास आ गई। आने के बाद हम बहुत परेशान हुए, शुरुआत में लोग बड़े पैनिक में थे, हमने जाके मीडिया पे लोगों को समझाया कि इंसानों को नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो जो हम सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं, कंस्पायरेसीज पे करते हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उसका। फिर सिंध गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले किया वहाँ पे। शुरुआती तौर पे हमने प्लान किया था, क्योंकि 2.5 महीनों के बाद ईद उल अज़हा आ रहा था, तो हमने ये प्लान किया कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें। तो 2.5 महीने में हमने कंट्रोल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो रोज़ाना हमारे पास 5,000 6,000 7,000 केसेस नए आ रहे थे, वो हमने ईद उल अज़हा से 4 दिन पहले ज़ीरो पे ले आए। और ये तारीख़ी तौर पे FAO भी मानती है, और उसके अलावा उनकी टीम से मानती है कि दुनिया के अंदर ऐसा हुआ नहीं कि 2.5 महीनों में आपने कैसे कंट्रोल कर लिया। उसकी प्लानिंग अच्छी थी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इमीडिएटली 3 दिन में इमरजेंसी फ़ंड मुहैया कर दिए। हमने वैक्सीन से शुरुआत में इंपोर्ट की, और जो 250 रुपीज़ की हमें पड़ी कास्ट पर डोज, और वो वैक्सीन हमने लगाई। और फिर हमने प्लान किया कि 1043 लोग के ऊपर 114 हमने जो है ना वो टीमें बनाई। हर एक को टारगेट दिया बंदे को कि आपको 200 जो है ना वो गाय करनी है रोज़ाना। और उस बुनियाद पे हमने 2 महीने में जब वैक्सीन लगाई तो हर्ड इम्यूनिटी आ गई, 60% पॉपुलेशन को। खुश आइंद ये बात थी कि हमारे पास जो बफेलो है, जो भैंस है, उसको ये बीमारी नहीं लग रही थी। तो सिर्फ गाय को हमने टारगेट किया, और 60% को जब हमने कर दिया वैक्सीनेशन या नेचर इन्फेक्शन हो गया, तो उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी आ गई और वायरस ने मल्टीप्लाई करना छोड़ दिया। और ईद उल अज़हा थे 4-5 दिन पहले हम ज़ीरो पे ले आए, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। उसके साथ पैरेलल में हमने ये काम किया कि इस वायरस की हम खुद वैक्सीन बनाए, क्योंकि एक बीमारी आ चुकी है। अब उसको कंट्री फ्री स्टेटस करने के लिए जाने के लिए 2-4 साल लग जाएंगे। तो फिर इस वजह से हमने अपनी वैक्सीन बनाई, जो आमतौर पे वैक्सीन 1.5 साल 2 साल का टाइम लेती है। हमने रिकॉर्ड मुद्दत में 4 महीनों के अंदर वैक्सीन बना के अभी ट्रायल भी कर दिए सक्सेसफुली, और हमारे पास मौजूद है। हम इनाग्रेट करेंगे कुछ दिनों में, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध है या फिर फॉरेन मिनिस्टर से के हाथों हम इंशाल्लाह इसको इनाग्रेट करके फिर ये अवेलेबल कर देंगे सबके लिए पूरे पाकिस्तान में। सर आप डीजी लाइव स्टॉक हैं, आखिरी में मैसेज क्या लोगों को देना चाहेंगे? हमारे यहाँ बहुत कमी है लोगों के पास जो एनर्जी या प्रोटीन है उसकी डाइट की। गोश्त नहीं खाते, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि भाई मुर्गी का गोश्त ना खाएं, ये नहीं खाएं। कुछ नहीं है, बड़े का गोश्त जो है खूब खाएँ, उसके अलावा मुर्गी में कोई ऐसा मसला नहीं है, उसको खाएं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि हम क्या करते हैं कि हम ज़बह कर रहे हैं छोटे जानवरों को, काफ को, तो लोग खाना चाहते हैं, तो इस वजह से छोटे बच्चों को यहाँ पे जब काटते हैं तो उसे बहुत बड़ा इंडस्ट्री को, सेक्टर को नुकसान हो रहा है। आपका जो है ना वो 20 किलो का, 30 किलो का, 10 किलो का, 15 किलो का जब छोटा बच्चा
काटते हैं तो वो एक जुल्म करते हैं हम उनके ऊपर, और उसके अलावा नस्ल की बढ़ोतरी नहीं होती। जो एनिमल पॉपुलेशन जितना जानवर हमारे पास होना चाहिए वो दिन ब दिन घट रहा है। तो इस वजह से हमें ये, मेरी तरफ से ये मैसेज होगा कि आप डिस्करेज करें इसको। बहुत ज़्यादा जगहों पे इसको मटन के तौर पे, छोटे गोश्त के तौर पे इस्तेमाल कीते, कहीं पे बच्चिया का गोश्त, कहीं पे व्हील, कहीं पे क्या नाम देते। मैं पब्लिक को कहूँगा कि इसको अवॉइड करें, इसको ना खाएं, और इसके लिए जितना हो सकता है आप इस अमल को जो है ना रद्द करें, ताकि हमारी जो छोटे जानवर बच पाएँ। बड़े होंगे तो हम खूब उसका गोश्त खाएंगे इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा मैसेज था जी नज़ीर हुसैन साहब का, और माशाल्लाह से हमने देखा कि इस मैसेज पर सर मैं कोशिश करूंगा खुद भी अमल दरामद करूं, क्योंकि दूसरों को बोलने से पहले खुद अमल दरामद करना ज़रूरी होता है। तो भाई ये एक इतना बड़ा मसला था, लंपी स्किन के बारे में बात हुई, प्लांट के बारे में बात हुई, और माशाल्लाह से अब पाकिस्तान में लाइव स्ट्रोक का इदारा देखें कितनी बड़ी बड़ी अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। और ये डीजी लाइव स्ट्रोक साहब हैं, इनके दौर में ही लंपी स्किन है और इन्होंने इसको रोकने के लिए अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो मैं इसका क्रेडिट जो है वो इनको देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।